Hello students, welcome to my YouTube channel Mittal English Classes. If you are new on my channel, please subscribe my channel and press bell icon to get new videos. Thank you very much. हेलो स्टूडेंट, मैं प्रमोद चंद्र मित्तल आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक टॉपिक वर्ब। वर्ब बहुत सारी होती हैं, आपको पता है कि वर्ब के नाम बहुत हैं। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर, आज का टॉपिक है ऑक्सिलरी वर्ब। ऐसे हमारे लेक्सिकल वर्ब, इरेगुलर वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स, वीक वर्ब्स, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, बहुत सारी वर्ब हैं। इनके नाम अलग अलग हैं, लेकिन आज आपको वर्ब का कंसेप्ट समझना है कि वाक्य में वर्ब का रोल क्या होता है और किस प्रकार से हम वाक्यों को बनाते हैं। ये बात समझिए। सबसे पहले देखिए कि जो हमारा इंग्लिश सेंटेंस होता है उसकी रचना इस प्रकार होती है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद अन्य शब्द या ऑब्जेक्ट आदि होते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। वर्ब इज द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। आप देख रहे हैं कि वर्ब अगर यहां से हटा दी जाए तो कुछ नहीं बचेगा इसमें, हमारा सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा, कोई इसमें जान नहीं रहेगी। इसलिए बिना वर्ब के सेंटेंस अधूरा होता है, अनकम्प्लीट होता है, कोई महत्व उसका नहीं होता। वर्ब इज द हार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये एक मुख्य रूप से बहुत ही मेन पार्ट है, इसके बिना सेंटेंस नहीं होता। कभी कभी सब्जेक्ट अंडरस्टूड हो सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है, तब भी हम काम चला लेते हैं, लेकिन वर्ब इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये बात समझो। जैसे आई गो, आई सब्जेक्ट है, गो हमारी वर्ब है, दो भागों के सब्जेक्ट वर्ब। लेकिन अगर हमने कहा गो, जाओ, तब भी हमारा कंप्लीट वाक्य है। सिंगल है, एक सिंगल वर्ड है, गो वर्ब है, काम चल रहा है, वाक्य पूरा हो गया। लेकिन अगर वर्ब नहीं है तो हमारा सेंटेंस अधूरा होता है। ये बात आज बात कर रहे हैं हम ऑक्सिलरी वर्ब के। जानते हैं ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब वो क्रियाएं होती हैं जो इस वर्ब की सहायता करती हैं, जो इस वर्ब के साथ लगकर कार्य करती हैं, वो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है। मुख्य क्रिया ये होती है, मुख्य क्रिया के साथ जो अन्य क्रियाएं इसकी सहायता करने के लिए आ जाती हैं, उनको हम हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ये ऑक्सिलरी वर्ब हमारी दो प्रकार से होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में बी, डू, हैव, ये तीन वर्ब रखी गई हैं। इसको हमने तीन कैटेगरी में बांट दिया, बी, डू और हैव, तीन प्रकार की वर्ब हैं। और मॉडल ऑक्सिलरी में हमारी 10 वर्ब्स हैं, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, कुड और टू। 10 ये हमारी मॉडल्स हैं और दो हमारे मॉडल एक्स्ट्रा हैं, नीड और डेयर। इनको हमने अंडरलाइन किया है। इसका कारण क्या है अंडरलाइन करने का? क्योंकि ये ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में भी प्रयोग होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी प्रयोग होती हैं, इसलिए हमने इनको थोड़ा सा अंडरलाइन किया है बताने के लिए आपको। आज हमारा टॉपिक ये मॉडल ऑक्सिलरी नहीं है, बल्कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। आज हम इसके बारे में बात करते हैं। हमने बताया आपको कि प्राइमरी ऑक्सिलरी तीन होती हैं, बी, डू और हैव। अब हम इनकी बी की अलग अलग फॉर्म देखते हैं। प्रेजेंट टेंस में बी के रूप होते हैं एज, आर, एम। पास्ट टेंस में होते हैं वाज, वर, और इसके अन्य रूप होते हैं बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बी, ये बीन जो होती है ये V2 और V3 वर्ब की सेकंड फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म भी होती है। और ये होता है हमारा बीन, ये वर्ब में आएंगे लगी हुई फॉर्म होती है, ये हमारा पार्टिसिपल रूप होता है वर्ब का, बी का। अब हम देखते हैं डू। डू को हमने 7 फॉर्म, इसकी 5 फॉर्म बनाई हैं, डू, डिड, डज, डन, डूइंग। डू को हमने V1 लिखा अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड को हमने V2 लिखा अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म, डन को हमने V3 लिखा अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म, V4 हमने लिखा है यहाँ पर डूइंग अर्थात वर्ब में आईएनजी लगी हुई फॉर्म। अब हमने डज की बात की, 5वीं फॉर्म है हमारी V5 अर्थात डू में एस या ईएस जोड़ा है, अर्थात जब हम वर्ब में की मेन रूप में एस या ईएस जोड़ते हैं उसको हम 5वीं फॉर्म बोलते हैं। V5 कहा हमने इसको, ये समझने के हिसाब से लिखा हमने V1, V2, V3, V4, V5। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
अब हम चलते हैं हैव की ओर। हैव हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी के रूप में है और इसको हम हैज, हैव, हैड 3 रूप में लिखा। हैज, हैव, हैड ये बताने की आवश्यकता नहीं है किसके साथ हैव लगता है, कौन से सब्जेक्ट के साथ हैव लगेगा, कौन से साथ हैड। हमारा थर्ड पर्सन के साथ में ही, शी, इट के साथ में हैज, आई, वी, यू, दे, उनके साथ में बहुवचन के साथ में हैव का प्रयोग और हैड सभी के साथ प्रयोग होता है। इस प्रकार इनका प्रयोग होगा। अब हम करते हैं अन्य बात। अब लेते हैं हम बी को 2 रूपों में बांट सकते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में और मेन वर्ब के रूप में। इसी प्रकार डू को भी हमने 2 भागों में बांटा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में, और हैव को भी हमने 2 भागों में बांटा, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में। अब हम इसका डिटेल रूप से देखते हैं। इसको आपने उतार लिया होगा। अब मैं समझता हूं कि ये बात आपकी समझ में आई होगी कि ये कितने रूपों में हो, 3, बी, डू, हैव। इनके हम प्रयोग देखेंगे अब कैसे मेन रूप में होता है, कैसे हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग की जाती है, तीनों फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, आपने उतार लिया होगा। अब मैं आपको इसके एग्जांपल्स बताता हूं। देखिए बेटा, अब हम सबसे पहले लेंगे बी को। बी को हम बताएंगे आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। बी हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ब है, जिसको हम अभी हमने इसके रूप बताए, इज, आर, एम, वाज, वर। ये प्रेजेंट में इज, आर, एम, पास्ट में वाज, वर और फ्यूचर में विल बी, शैल बी का प्रयोग। और इसके अन्य रूप बताए हमने, बी, बीन और बी। अब हम बात कर रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में किस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हम इसको प्रोग्रेसिव टेंस अर्थात कंटिन्यूअस टेंस में, कंटिन्यूअस टेंस चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, हम उसमें बी का प्रयोग करते हैं। बी के साथ में हम वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं, बी के साथ जो वर्ब लगती है उसमें आईएनजी जोड़ते हैं। इस प्रकार इसकी रचना होती है। प्रोग्रेसिव टेंस में हम किस प्रकार से लेंगे, हम प्रोग्रेसिव टेंस में जो प्रोग्रेसिव टेंस है हमारा, उसको हम कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं, कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। इसमें क्या रचना होती है हमारी कि बी का मतलब होता है हमारा यहाँ पर इज, आर, एम, यहाँ पर वाज या वर। ये प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है। फ्यूचर में लाएंगे तो इसके साथ में मॉडल लगाने पड़ेंगे, विल या शैल, और इसके साथ में बी लगेगा और इनके साथ हमारी वर्ब में आईएनजी लगती है। वर्ब कौन सी है हमारी, मेन वर्ब। मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ती है, ये इसकी रचना होती है। प्रोग्रेसिव टेंस में हम इसका प्रयोग, बी का मतलब इज, आर, एम का प्रयोग हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ते हुए करते हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्रेसिव टेंस बताता है। पास्ट टेंस में वाज वर्ब के साथ में वर्ब में आएंगे और फ्यूचर में विल और शैल मॉडल लगाकर हम इसके साथ बी मुख्य क्रिया लगाते हैं। और उसके ये यहाँ पर मुख्य क्रिया नहीं है बल्कि ये सहायक क्रिया का कार्य कर रही है, और इस प्रकार हमारा वर्ब में आएंगे लगेगी। ये हमारा फ्यूचर का हो गया। इस प्रकार से हम एग्जाम्पल देंगे, इस प्रकार समझते हैं हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए, ही इज गोइंग टू स्कूल। ये हमारा एक सेंटेंस लिखे, ही इज गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पर इज आया और ये गोइंग आया, ये हमारी मेन वर्ब है और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब इसलिए है क्योंकि गोइंग की सहायता कर रही है, इसलिए हमको इसको हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं। वैसे इसका नाम क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। ये ऑक्सिलरी कौन सी है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग यहाँ पर किया गया है और गोइंग का प्रयोग किया गया है वर्ब में आएंगे। हम ये चीजें आपको केवल सिखाने के हिसाब से कर रहे हैं। जब आप प्रैक्टिस में आएंगे तब हम इसको ना ऑक्सिलरी का नाम रखेंगे याद, ना हम हेल्पिंग वर्ब का नाम याद रखेंगे। हम केवल ना वर्ब का याद रखेंगे, केवल प्रैक्टिस में हम कहेंगे इज गोइंग टू स्कूल, फिर वहां वर्ब का कुछ नहीं नाम रखेंगे हम, क्योंकि ये केवल सीखने के हिसाब से करते हैं। जब हम सीख जाते हैं, प्रैक्टिस में आ जाती है बात, फिर ये फ्लो बन जाता है और फिर इनके नाम की कोई महत्व नहीं रह जाता। अब देखिए आगे, ये एग्जाम्पल हुआ। अब मैं कह रहा हूं कि इसका प्रयोग कि पैसिव वॉइस में भी हम करते हैं। पैसिव वॉइस में हमारी जितने भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट,
प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हम इज, आर और एम इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर पास्ट में वाज या वर, और इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के हमारे वाक्य बनते हैं। ये हमारा पैसिव रूप हो जाता है। अब इस प्रकार से हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। ए लेटर इज रिटर्न बाय हिम। A letter is written by him. A letter is written by him. A letter ये सब्जेक्ट है और is हमारा be की फॉर्म है और ये V3 है हमारी। तो इस प्रकार से हमारा ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब है। इसका प्रयोग a letter is written by him means एक पत्र उसके द्वारा लिखा गया। ये पैसिव फॉर्म बता रहा है। अगर हम इसकी फ्यूचर बनाएं तो हम मॉडल के साथ में वीडियो शेल के साथ बी का प्रयोग करते हैं। जितने भी मॉडल्स हैं हमारे मॉडल्स, उनके साथ बी का प्रयोग होगा और V3 का प्रयोग होगा। ये हमारा मॉडल के साथ और फ्यूचर टेंस के साथ इसका नियम होता है। इस प्रकार से ये हमारा क्या हुआ, ऑक्सिलरी के रूप में इसका प्रयोग पैसिव वॉइस में और प्रोग्रेसिव टेंस में हम कर रहे हैं। अब आते हैं मेन वर्ब के रूप में। देखिए मेन वर्ब के रूप में कैसे करते हैं। हमने कहा रामू इज अ टीचर। यहां पर इज सिंगल वर्ब है, मेन वर्ब है। इसको हम ऑर्डिनरी वर्ब मेन वर्ब कहेंगे क्योंकि अन्य क्रिया यहाँ पर नहीं है। यही होल सोल है, यही सब कुछ है, तो इसलिए हम इसको मेन वर्ब का रूप देते हैं। बी हैप्पी। देखिए यहाँ पर बी हमारी मेन वर्ब है और हैप्पी खुश रहना, खुश रहो। तो यहाँ पर बी मुख्य क्रिया का कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार से बी का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में हमने आपको समझाया। बी के बहुत सारे रूप होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर्स होती हैं, कुछ फ्रेजल वर्ड्स होती हैं। जो फ्रेजल होती हैं इनके साथ वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। जैसे हमने कहा बी के साथ में अबाउट टू, जैसे इज अबाउट टू, इज एबल टू, वाज एबल टू, बी लाइकली, इज लाइकली और इज सपोर्टेड टू आदि आदि, इज मेंट टू, इज ड्यू टू। ये बहुत सारे इस तरह के हैं जिसमें हम बी का प्रयोग करते हैं इज आर के साथ अन्य शब्दों का प्रयोग। ये अलग चैप्टर में लेंगे। अब हम ले रहे हैं हम डू का प्रयोग। डू किस रूप में हम प्रयोग करते हैं उसे देखिए। डू को भी हम, ये हमारा जो डू होता है ये भी हमारा दो प्रकार से प्रयोग होता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में या ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में या मेन वर्ब के रूप में। अब ध्यान रखते हैं हमारा कि जब हम इसका प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में करते हैं तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हम इसका प्रयोग करते हैं सहायक क्रियाओं के रूप में। यहाँ पर हम इनको लगाते हैं डू या डज का प्रयोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाते हैं सहायक क्रिया के रूप में, पास्ट में हम इसका प्रयोग डिड के साथ करते हैं। अब ये देखना है हमें ये वाक्य या तो हमारा निगेटिव बनाते हैं, या तो ये वाक्य निगेटिव बनाते हैं, या ये वाक्य इंट्रोगेटिव की रचना करते हैं। जब इनका प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में होगा या ये निगेटिव बनाएंगे या ये इंट्रोगेटिव बनाएंगे। इस प्रकार से निगेटिव बनाने के लिए इनके साथ में डू और डज के साथ में नोट लगेगी। डू और डज के साथ हमारी नोट लगेगी और उसके बाद V1 लगेगी, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। शॉर्टकट में जो कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म होती है उसमें डोंट या डजंट का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हम कहेंगे डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डजंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमारी बोलचाल की भाषा में काम आते हैं, ये लिखने में काम आते हैं। इस प्रकार हम इनको निगेटिव में प्रयोग करते हैं। जब हम इनका प्रयोग इंट्रोगेटिव में करते हैं, डू और डज ये हमारे सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है
फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। इस प्रकार ये हमारे वाक्य इंट्रोगेटिव बना देते हैं। अब आते हैं हम इनकी बात एग्जाम्पल के लिए। एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। देखिए, आई गो, छोटा सा वाक्य लिया मैंने, आई गो। जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे हम लिखेंगे आई डोंट गो, या हम कह सकते हैं आई डू नॉट गो। तो यहाँ पर डू नॉट ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है, डू का प्रयोग, और यहाँ पर ये गो मेन वर्ब के रूप में है। इस प्रकार इसको हमने किसी का इंट्रोगेटिव बनाए तो हम कहेंगे डू आई गो। डू बाहर आ गया ये सब्जेक्ट से और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रही। इस प्रकार ये हमारे इंट्रोगेटिव बनाने के लिए काम आते हैं। डू, डज, डिड, चाहे पास्ट टेंस का वाक्य होगा डिड आ जाएगा, और हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो डू या डज का बाहर आना स्वाभाविक है। अब लेंगे हम मेन वर्ब के रूप में। डू का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हम हिंदी के वाक्य से समझते हैं। इस प्रकार होगा, एग्जाम्पल देखता है, वह अपना कार्य करता है। अब कार्य करता है इसके दो अंग्रेजी होती हैं। कार्य करता है, इसके लिए हम दो शब्द को प्रयोग करते हैं। एक हमारी क्रिया है वर्क्स, वर्क में एस जोड़ दिया, वर्क्स हो गया। एक हमारा है डज वर्क, करना, करने के लिए हमने इसमें डज का प्रयोग किया। तो यहाँ पर ये मुख्य क्रिया के रूप में होगा, तो हम पहले इससे लेंगे फिर इससे लेंगे। देखिए, हम इसके अंग्रेज बनाएंगे ही डज हिज वर्क। यहां पर डज ये हमारी मुख्य क्रिया है, ना कि ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि ये स्वतः काम कर रहा है, एक्शन कर रहा है, इसलिए हमारी मुख्य क्रिया ये हुई। और हम इसको वाक्य को ऐसे बनाएंगे ही डज हिज वर्क। अब निगेटिव बनाना है हम इसमें, फिर इसकी हम फॉर्म पांचवी फॉर्म है ये। जब निगेटिव बनाते हैं तो डू या डज का प्रयोग इसके साथ फिर करेंगे हम ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। हम लिखेंगे ही डज नॉट, ये डज नॉट जो हमने लगाया, डज लगाया, अब ये यहाँ पर हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, ना कि मेन वर्ब। ही डज नॉट, अब इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाइन केवल डू हिज वर्क। मैं समझता हूं ये बात समझ में आई होगी कि यहाँ पर डज लगाया, यहाँ डू लगाया, क्यों लगाया, ये कंफ्यूजन हो जाता है छात्रों को। ये डू मेन वर्ब है और ये डज हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है, क्योंकि यहाँ डज मुख्य कार्य कर रहा है, करने के सेंस में इसका प्रयोग किया गया है। मैं समझता हूं ये समझ में आया होगा आपके। अब चलते हैं हैव की ओर। यही बात समझनी है हमें कि कहाँ ये सहायक क्रिया के रूप में कार्य करता है और कहाँ पर ये मुख्य क्रिया के रूप में कार्य करता है। अब हम हैव की बात करते हैं। हमने बताया था आपको हैव का प्रयोग हैव के रूप में और हैज के रूप में और हमने हैड के रूप में लिया। अब ध्यान रखिए, जब इनका हम ऑक्सिलरी के रूप में प्रयोग करते हैं, ऑक्सिलरी के रूप में प्रयोग करते हैं, तो ये हमारा परफेक्ट टेंस को बनाते हैं। और परफेक्ट टेंस में आप जानते हैं कि सब्जेक्ट के साथ हैज, हैव या हैड या विल हैव या शैल हैव सभी लगते हैं, और इसके साथ इनके साथ सबके साथ V3 का प्रयोग किया जाता है। ये परफेक्ट टेंस चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर में हो, इन सभी के साथ V3 का प्रयोग होता है। इस प्रकार से ये यहाँ पर हैज, हैव, हैड ऑक्सिलरी का कार्य करता है। सपोज करो एग्जाम्पल के रूप में, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। आई हैव कंप्लीटेड, हैव मीन्स यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हैव का प्रयोग हुआ, ऑक्सिलरी के रूप में हुआ। अब मैं आपको बताता हूं एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेन वर्ब के रूप में आई। देखिए दो एग्जाम्पल समझिए। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। एक तो यहां पर हैव समझिए आप, यहाँ पर हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में है और यहाँ पर V3 है, तो ये समझ लीजिए ये हमारा
क्या है, ये हमारा परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अब हमने इसको मेन वर्ब के रूप में लिया, ये हमारा ऑक्सिलरी के रूप में है, ऑक्सिलरी के रूप में लिया इसको। अब मेन वर्ब के रूप में लेंगे हम आई हैव अ पेन। आई हैव अ पेन मीन्स यहाँ पर मेरे पास एक पेन है, तो यहाँ पर कोई अन्य क्रिया नहीं है, तो हैव यहाँ पर मुख्य क्रिया के रूप में है, ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में है। ध्यान रखना है, अब इसके निगेटिव बनाते समय बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि वो जैसे यहाँ पर हम निगेटिव बनाएंगे तो नोट लगा देंगे खाली, और यहाँ पर निगेटिव बनाएंगे तो नोट नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये मुख्य क्रिया है, ये बात समझने वाली है। इसका निगेटिव कैसे बनेगा, इसका निगेटिव बनेगा आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क। लेकिन इसका निगेटिव ऐसे नहीं बनेगा आई हैव नॉट ए पेन। अगर हमने कहा आई हैव नॉट अ पेन, यहां पर ये वाक्य गलती हो जाएगा। यही बात हम समझाने के लिए आ जाए हैं, क्योंकि ऐसा नहीं करना है। इसकी अंग्रेजी जब निगेटिव बनाएंगे तो हम लिखेंगे आई डू नॉट हैव अ पेन। ये वाक्य इस प्रकार बनेगा, ये सही है और ये गलत है। ये बात समझाने का प्रयास कर रहा था मैं आपको। मैं समझता हूं ये बात आपकी समझ में आई होगी। इसी प्रकार के इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे। हैव या हैज को हम सब्जेक्ट से बाहर रखेंगे, हमारा इंट्रोगेटिव बन जाएगा सहायक क्रिया के रूप में। लेकिन इसकी सहायक क्रिया के लिए हम डू या डज का उपयोग ही बाहर निकालेंगे, क्योंकि वो सहायक क्रिया है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी मुख्य क्रिया है। मैं समझता हूँ आज का टॉपिक समझ में आया होगा आपके। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ। तब तक नमस्कार, बाय।